नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए होम साइंस सेकेंड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जल। वैसे नॉर्मली सभी जानते हैं कि जल जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जो कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने, साफ सफाई हर कार्य में काम में लिया जाता है। आज हम उसी जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल का संगठन कैसे बना हुआ है, यानी कि वो उसका संगठन क्या है, किस प्रकार से वो बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जल एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक जिसमें कई तत्व मिले हुए रहते हैं, जिसको अगर हम देखें तो ये जैसे कि इसमें दो तत्व कह सकते हैं हम लोग। पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इन दोनों तत्वों के रासायनिक संयोग के द्वारा जो बना होता है उसका जिसे हम कह सकते हैं कि ये जल है, जिसमें हाइड्रोजन के जो होते हैं दो परमाणु पाए जाते हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु पाया जाता है। तो हम इसको अगर देखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का जो अणु है वो है 1, है ना। तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अतः अगर इसका अनुपात निकाला जाए तो 2:1 लिखना कभी भी गलत नहीं कहा जा सकता है, यानी कि इसको 2:1 के अनुपात में हम लिख सकते हैं। अगर देखा जाए कि जल का रासायनिक सूत्र, इसका जो रासायनिक सूत्र बनता है उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होने के कारण और ऑक्सीजन का 1 अणु होने के कारण इसका जो सूत्र है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, H यानी कि हाइड्रोजन जिसके परमाणु कितने हैं 2 और ऑक्सीजन जिसका परमाणु है 1, तो इसको हम 1 भी दर्शा सकते हैं, यानी कि इसका जो सूत्र हो गया वो हो गया H2O। अब हम देखते हैं कि जो जल है ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके जो है जल स्रोत, यानी कि जहाँ से ये हम लोगों को प्राप्त होता है, तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है वर्षा जल। अब वर्षा का जल जो है बादलों से बारिश की बूंदों के रूप में हमको प्राप्त होता है, जो कि बारिश के पश्चात जो भूमि के तक पहुंचता है तो विभिन्न, जैसे कि हम देखें भूमिगत जल के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, जिसमें जो जल प्राप्त हो रहा है वो झरने वगैरह के रूप में, झरने, नदी, तालाब या फिर नहरें, जलाशय और सागर, खाड़ी वगैरह के अंदर जहाँ ये बारिश का जल गिरता है उन सभी स्थानों से हमको ये प्राप्त हो सकता है। दूसरा आ जाता है भौम जल। वर्षा जल हो गया, और ये जो हो गया भूमिगत जल, जिसको हम कह सकते हैं ये भूमिगत जल है, जो कि भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, झरने, नदी वगैरह, तालाब के माध्यम से। तीसरा आ जाता है भौम जल। भौम जल जो कि भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। अब ये जो है भूमिगत जल जिसमें नदी, तालाब वगैरह से प्राप्त हो रहा है। भौम जल जिसको हम खींच के वगैरह निकालते हैं, जिसमें कुएं, बावड़ी और जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह जो रहते हैं वहाँ से हमको ये प्राप्त होता है। फिर आ जाता है कि जल की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जल की अवस्थाएं जो हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिनको हम ठोस, द्रव और गैस के रूप में जान सकते हैं। जल की अवस्था 3 है, जिसको पहली अवस्था जो है वो हो जाएगी ठोस, दूसरी हो जाएगी द्रव और जो तीसरी अवस्था है वो है गैस अवस्था।
अब ठोस द्रव गैस किस रूप में है, तो सबसे पहला जो ठोस अवस्था है वो जल के जमने के पश्चात यानी कि बर्फ के रूप में, द्रव जो है वो जल के रूप में, और गैस जो है वो हो जाएगी वाष्प के रूप में। यानी कि जब जल गर्म होता है तो ऊष्मा पाकर जल जो है ऊपर की ओर उठने लगता है, तो उस जल को जो कह सकते हैं वाष्प के रूप में। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल चक्र। जल चक्र सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जल आता कैसे है और कहाँ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जल चक्र के लिए हम एक डायग्राम के तौर पे हम समझ सकते हैं, जिसमें जल चक्र सबसे पहले अगर हम देखें जो आसमान में बादलों से जल वर्षा के रूप में यानी कि यूँ कह सकते हैं बादल है, बादल से जल वर्षा हुई, वर्षा होके जब ये जल धरातल पे पहुंचा, जमीन पे पहुंचा, तो ये तालाब नदी वगैरह में इकट्ठा हो गया। अब ये जल वापस सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा है, इस ऊष्मा इसको मिली, यहाँ से जल वापस जो है वो ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने के कारण ऊपर उठा, और ऊपर उठकर जब आसमान में पहुँचा तो वहाँ का तापमान धरातल के तापमान से कम होने के कारण ये जल वहाँ पर संघनित हो गया, और संघनित होकर वापस इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के पास ये वापस बादलों में बदल गया, और बादलों से जो जल था वर्षा के रूप में नदी तालाबों में पहुँचा। यानी कि हम इस चक्र को ऐसे कह सकते हैं कि बादलों से जो वर्षा होती है तो वर्षा के रूप में जल धरातल पे पहुंचता है, जो नदी तालाब सागर बांध वगैरह में पहुंचा, वहाँ पे ये जल सूर्य के प्रकाश के कारण ऊष्मा प्राप्त करता है और वाष्प में बदलकर ऊपर उठ जाता है। जब वो ऊपर उठता है आसमान में पहुंचता है, और आसमान में वो तापमान कम होने की वजह से जल वापस बूंदों के रूप में वहाँ जमा होकर संघनित हो जाता है और वो बादलों में बदल जाता है, और यही बादल वापस वर्षा के रूप में उस जल को धरातल तक पहुँचा देते हैं। अब जल के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जल की कठोरता, क्योंकि जो जल प्राप्त हुआ वो जल कई रूपों में प्राप्त होता है, जैसे कि मृदु जल के रूप में, खारे जल के रूप में भी हो सकता है, और कड़वे वगैरह जल के रूप में, नमकीन जल के रूप में भी हो सकता है। तो इसमें कुछ तरह की कठोरताएं पाई जाती है जल के अंदर, जिनको दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जल की कठोरता। अब अगर देखें जल की कठोरता को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्थायी कठोरता, और दूसरा जो है वो है अस्थायी कठोरता। स्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। स्थायी कठोरता यानी कि वो कठोरता जो कि परमानेंट रहती है, जिसको हम सामान्य तौर तरीकों के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं, जिसको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल्स वगैरह की आवश्यकता होती है या रासायनिक विधियों के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। और दूसरी जो कठोरता है वो है अस्थायी। अस्थायी कठोरता यानी कि वो कठोरता जो कि कुछ साधारण विधियों या कुछ तत्वों का उपयोग में लेने के पश्चात ही तुरंत निकल जाती है, और उस विधि को कहा जा सकता है अस्थायी कठोरता के रूप में दूर करना। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अस्थायी कठोरता के बारे में। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सबसे पहली विधि जो सामान्य तौर पे घरों में काम में ली जाती है वो है उबालना। उबालना विधि में एक बर्तन के अंदर छानकर जल ले लिया जाता है और फिर जल को उबाला जाता है। जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो जल उबलना शुरू हो जाता है। प्रेशर कुकर में इसको 120 से 121 डिग्री के सेल्सियस के तापमान तक भी इसको जल को उबाला जा सकता है। जल में कुछ घुलनशील तत्व रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, जो कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि उबालने के दौरान कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट में बदल जाते हैं। और ये बाइकार्बोनेट से जब कार्बोनेट में बदलते हैं
तो ये अघुलनशील तत्वों के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि जल उबालने पर ये जल के पेंदे के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं, और जो गैस होती है CO2 वो वाष्पित होकर उड़ जाती है। तो ऐसा जो जल प्राप्त हुआ वो एकदम शुद्ध जल प्राप्त हुआ, लेकिन उबाले हुए जल का जो पीने में हमको अप्रिय लगता है, क्योंकि उसका कोई भी टेस्ट वगैरह जो है वो हमको नहीं प्राप्त होता है। दूसरी जो विधि है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इस विधि के लिए जब ये अस्थायी प्रकार की कठोरता को दूर करना होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से किसी एक तत्व को जल के अंदर मिला दिया जाता है, जिसके कारण जल में जो उपस्थित कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के जो तत्व हैं वो इनसे क्रिया करने के पश्चात जैसे कि कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट में बदल जाते हैं, जो कि एक अघुलनशील तत्व के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जो किसी भी जल के अंदर पेंदे के नीचे जमा हो जाते हैं। अब इस जल को निथार कर छान कर हम एक अलग बर्तन में प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा जो जल प्राप्त हुआ उस जल को हम कह सकते हैं कि वो विभिन्न कठोरताओं से दूर जो है अस्थायी कठोरताओं से निकालने के पश्चात शुद्ध जल के रूप में प्राप्त होगा। तीसरी जो विधि है वो है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि इसमें जो ज़्यादातर देखा जाए तो चूने के पानी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत चूने का पानी जो होता है वो जल में मिलाया जाता है। अब ये चूना जल में उपस्थित CO2 जो गैस रहती है उसको अवशोषित कर लेता है, और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट थे उनको कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट में बदल देता है, जो कि एक अघुलनशील अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इस जल को छानकर वापस नए बर्तन में प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा जो जल प्राप्त होता है वो बिल्कुल कठोरताओं अस्थायी कठोरताओं से रहित प्राप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे जल की जो स्थायी कठोरता है उनके बारे में। स्थायी कठोरताएं वे कठोरताएं जो कि इन विधियों के माध्यम से निकालने के पश्चात भी दूर नहीं होती हैं, तो उसके लिए कुछ केमिकल्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है या विभिन्न अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनसे निकाला जाता है। तो उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली जो स्थायी कठोरता की विधि है वो है स्त्रवण विधि। स्त्रवण या फिर आसवन विधि भी जिसको कह सकते हैं। इस विधि के अंतर अगर हम देखें, जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की जो कठोरताएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। स्त्रवण में जल को वाष्पीकृत किया जाता है, और वाष्पीकृत करने के पश्चात उसको तुरंत ठंडा करके द्रव के रूप में जमा कर लिया जाता है। ये ज़्यादातर जैसे कि प्रयोगशाला या से जैसे समुद्र जहाज द्वीप वगैरह जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया काम में ली जाती है। लेकिन जो आसवन विधि के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो पीने में अप्रिय लगता है, रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी जो गैस होती है वो विद्यमान नहीं होती है। इसलिए इस जल को पुनः वातित किया जाता है और इस जल को फिर काम में लिया जाता है। दूसरी जो विधि है वो है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि जो है उसमें सोडियम जियोलाइट नामक जो तत्व होता है उसके प्रयोग के द्वारा जल की कठोरता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए एक मोटे बर्तन में, बड़े बर्तन में देखा जाए तो मोटे बालू की रेत की एक बड़ी तह बना दी जाती है। उस तह के ऊपर जो पतली जो एक तह बनाई जाती है जिसमें सोडियम जियोलाइट की तह बनाई जाती है, और उसके ऊपर वापस एक बालू की तह जमा दी जाती है। अब इस बर्तन का जो पैंदा रहता है उसमें एक नली लगी रहती है जो कि एक अन्य बर्तन में जाकर खुलती है।
जो महीन बालू वाली जगह रहती है उसके ऊपर जल डाला जाता है, जिसमें से जल छनकर सोडियम जियोलाइट तक पहुंचता है और वहां पर क्रिया करने के पश्चात क्लोराइड और सल्फेट में के अघुलनशील अवशेष के रूप में बदल जाता है और वहाँ से जल छनकर बालू रेत तक पहुँचा। फिर वहाँ से भी छनने के पश्चात वो उस नली से होता हुआ जल जो है अन्य बर्तन में जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब इस जल में कुछ दिनों के उपरांत अगर वो टैंक में पड़ा रहता है तो ऐसे में सोडियम जियोलाइट और जो कैल्शियम जियोलाइट के जो है वो मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको पुनः सक्रिय बनाने के लिए उसमें नमक का घोल डाल दिया जाता है और इस तरीके से जल को सक्रिय बनाकर शुद्ध बनाया जाता है। तीसरी जो विधि है वो है केल्गन विधि। केल्गन विधि में सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट जो होते हैं उसी को केल्गन विधि कहा जाता है। यह जल में घुलनशील तत्व जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम उनके साथ क्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट में बदल जाता है और जो कि अघुलनशील तत्व के रूप में जल के नीचे पेंदे में जमा हो जाता है, जिसको हम छानकर जो जल प्राप्त करेंगे वो एकदम शुद्ध जल के रूप में हमें प्राप्त होगा। चौथी विधि है सोडा ऐश। सोडा ऐश विधि, इसको जल में मिलाकर और जल को उबालने पर जैसे जल को इसमें सोडा ऐश को जल में मिला दिया जाता है, फिर इस जल को उबाला जाता है। उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में यह मिलकर उनके कार्बोनेट बनाता है जो कि अवक्षय के रूप में प्राप्त होते हैं और इस जल को प्राप्त करने पर मृदु जल की हमें प्राप्ति होती है। पांचवा जो है वो है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक विनिमायक रेजिन का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले जल को धनात्मक विनिमायक रेजिन से निकाला जाता है, जिसमें जल में उपस्थित जितनी भी धनात्मक कठोरता है वो छनकर दूर हो जाती है। उसके पश्चात जल को ऋणात्मक विनिमायक रेजिन में से निकाला जाता है और इसमें जो ऋणात्मक जो अशुद्धियाँ रहती हैं वो भी छनकर दूर हो जाती हैं। इस तरीके से जल को धनात्मक ऋणात्मक दोनों रेजिनों में से निकालने पर उनके जो रेजिन से हाइड्रोक्सिल आयन में बदल जाते हैं और जो जल हमें प्राप्त होता है वो एक शुद्ध जल के रूप में प्राप्त होता है। तो आज हमने पढ़ा जल के बारे में कि जल का कैसे बना, संगठन क्या है, जल स्रोतों के बारे में, जल चक्र के अंदर पढ़ा और जल के अंदर जो कठोरताएं पाई जाती हैं उन दोनों कठोरताओं के बारे में पढ़ा। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे की क्लास में हम वापस मिलेंगे जिसमें हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।